खगड़िया बिहार से आया हूँ। मेरा नाम देवदत्त कुमार सिंह है। मैं यहाँ बहुत दिन पहले से भी आने के लिए सोच रहा था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ सका। लेकिन संजोगवश मौका मिला, आज मैं यहाँ आ चुका हूँ और मुझे सचान सर से मिलना था। और साथ में सचान सर के द्वारा बनाए गए जीवा अमृत को मुझे अपने खेत के प्रयोग में लेने के लिए ले जाना था। इससे पहले हम 25 साल पहले से केले की खेती करते आ रहे थे, जो अब 4-5 साल पहले एक भयानक रोग से फसल ग्रसित हो गया है, जिसके कारण केले का फसल उत्पादित कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो इन समस्याओं के लिए हम सचान सर से मिलने आए हैं। इनके समाधान के लिए सचान सर से मिलने आए हैं। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए किसान भाइयों, अभी इन्होंने आधी अधूरी बात बताई और इनका प्रश्न विचित्र था। जब मैंने कहा पूछो तो वो आधा पूछे आधा खा गए। बेसिकली खगड़िया बिहार जिस इलाके से आए, वहाँ पर 2,500-3 हज़ार हेक्टेयर में केले की खेती कई किसान करते हैं और 20 साल से खेती हो रही थी। पिछले 5 साल से उसमें पनामा डिजीज, सब लोग परिचित हैं केले में पनामा बीमारी से। तो पनामा बीमारी इतनी ज़्यादा लग गई कि परेशान हो गए और केला लोग वहाँ पर ड्रॉप करने की सोच रहे हैं। इनका प्रश्न है कि जिस खेत में मैं केले में पनामा डिजीज लगी, उस खेत में अगर टमाटर, मिर्च, बैंगन, पपीता करेंगे तो क्या होगा। मैं अक्सर मित्र कहता हूँ कि बीमारी केले में नहीं होती, कि बीमारी टमाटर में नहीं होती। आप बीमारी जमीन में है। इनकी जो केले की बीमारी, वो केले की बीमारी नहीं है, वो बीमारी जमीन की है, केले में परिलक्षित हो रही है। तो कुछ नेगेटिव पैथोजन सॉइल में ऐसे होते हैं जो किसी भी फसल में, अगर वो नेगेटिव पैथोजन सॉइल में है और पॉजिटिव पैथोजन नहीं है, तो फसल आप कुछ भी बोएं, केला बोएं, अंगूर बोएं, सेव बोएं, अनार बोएं, पपीता बोएं, मिर्च बोएं, बीमारी लगेगी। सॉइल में बीमारी है तो फसल कोई भी बो के देख लेना, बीमारी वो आएगी ही आएगी, क्योंकि पैथोजन वो सॉइल में है। तो एक तो किसान भाई ये समझ ले, मैं अक्सर कहता हूं कि बीमारी किसी फसल में नहीं होती, बीमारी जमीन में होती है। और वो बीमारी होती क्यों है? जैसे मैं कई बार कहता हूं कि किसान भाई इन फंजीसाइड के नशे से बाहर निकले हैं, एक बार अपनी ज़मीन के बारे में सोचें। क्योंकि ये पेस्टिसाइड जितने भी हैं, चाहे वीडीसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे फंजीसाइड हो, ये फसल की बीमारियां नहीं ठीक कर रहे हैं, या ये किसान की जेब ढीली कर रहे हैं और फिर आम आदमी को बीमार कर रहे हैं और फिर सबकी जेब और ढीली हो रही है अस्पताल में जा कर के। तो हम बीमारी की अगर जड़ पर जाएंगे तो बीमारी हमारी ज़मीन में है। और बीमारी ज़मीन में क्यों है, ये भी सुनिए। हम जब लालच की ओर बढ़ते हैं, पहले जैसे मैंने एक सूत्र बताया है खेती का, कि आपको अपनी धरती के बारे में पता करना होता है कि मेरी धरती माता का कोख कैसा है, मेरी धरती माता की फर्टिलिटी कैसी है। अब जैसे ये पपीता लगाए हैं, पपीता, अरे वो केले को बहुत न्यूट्रिशन चाहिए। अब ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है। 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन वाली ज़मीन पपीते को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सारे एलिमेंट नहीं दे पाएगी प्रॉपरली। तो फिर क्या होगा कि पपीते को, इनको इतना कुंटल पैदा करना है तो फिर ये उर्वरक देंगे ज़्यादा, नाइट्रोजन तो बहुत देंगे। नाइट्रोजन की मात्रा जैसे ही ज़्यादा होती है, वैसे ही बीमारियां और इंसेक्ट ज़्यादा आकर्षित होते हैं। एक मिस्टेक अक्सर किसान करता है। तो आप देखिए, जब किसी भी क्रॉप का अधिक पैदावार लेने के लिए मैंने नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दी, तो क्रॉप का जो फिजियोलॉजी थी वो चेंज हो गई और वो इंसेक्ट को और बीमारी को दावत देने लगी। तो जैसे ही इंसेक्ट और बीमारी आई तो फिर हमने इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का प्रयोग किया। तो
तो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी यानी सॉइल और क्रॉप की इंटायर बायोडाइवर्सिटी मतलब नेगेटिविटी की तरफ चल भगती है और किसान फंस जाता है। मैं कई बार कहता हूं कि शायद पढ़े लिखे लोगों को यही मंजूर है कि किसान फंसा रहेगा तभी हमारी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन मैं देश के किसानों को समझाता हूं कि भाई आप अपनी ज़मीन को देखिए। तो चलिए आपकी समस्या केले की बता रहा हूँ। केला में अक्सर हमको पानी लगाना पड़ता है। केले के खेत को हम कभी सूखा नहीं छोड़ सकते। जो किसान केला नहीं करते, कंटिन्यू क्रॉप वेजिटेबल क्रॉप लेते, वो भी पानी लगाते ही रहते। जहां भी पानी कंटिन्यू करता है, सॉइल को 2 महीने का रेस्ट नहीं मिलता है और साथ साथ हम पेस्टिसाइड देते, तो वहाँ 100% निमेटोड्स की समस्या आती ही आती है। तो जैसे बहुत सारे देश के लोगों के किसानों के सामने वेजिटेबल में निमेटोड्स की प्रॉब्लम है। तो मित्र आप बात समझना, ये धरती माता है, ये कोई बस ठेला नहीं है कि इसको जब मर्जी हो का हम चलाते ही रहेंगे, डीजल डालो जलाओ डीजल। हमने इसको ऐसे ही बना दिया, यूरिया डालो चलाओ, यूरिया डालो चलाओ, यूरिया डालो चलाओ, पेस्टिसाइड डालो चलाओ। ये माँ है, इसके पास संवेदनाएं हैं और ये कहती है पुत्र, जैसे आप मान लो 5 एकड़ के किसान है तो वो 5 एकड़ की जमीन आपकी माँ है। ये श्याम किशोर महोबा से आए, इनके पास जो है 6 एकड़ जमीन है, वो इनकी माँ है। जो किसान जिस जमीन का होल्डर है उसका कस्टोडियन है। जमीन ना तो मेरी कभी थी ना मेरी रहेगी, ये जमीन सब भगवान की है, परमात्मा की है। जितने दिन मैं जिंदा हूँ परमात्मा ने कहा इसकी देख रेख तुम करो और इससे अपनी जीविका चलाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके साथ अनाचार दुराचार करते हैं लालच में कि ज़्यादा मिल जाए, बाइक खरीद लूँ, कार खरीद लूँ, करोड़पति बन जाऊँ। और मित्र ये किसान का दोष नहीं है, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग किसानों को करोड़पति बनाने का लालच दे करके बहुत सारे इनपुट बेच रहे हैं, तो किसान भी लालच में आ जाता है। ठीक है ना। तो गलती दोनों की है। मैंने अभी एक दिन एक वीडियो डाला है, बोला है कि किसान शकुनियों के साथ जुआ न खेले, ये पढ़े लिखे लोग सारे शकुनी हैं। तो आप जीवामृत लेने आए हैं, तो अभी मानवी शिवम ने आपको जीवामृत की कहानी बताई है कि ये जीवामृत है। देखिए किसान भाइयों, जीवामृत ये है, जब ये बनेगा ना इस तरीके का होगा। और जीवामृत ये है क्या? ये जीवामृत जो आपकी समस्या है ना, जो देश में कहीं भी किसी भी किसान की समस्या है, वो समस्या सिर्फ इतनी है कि जमीन मेरी जिंदा है। जिंदा किसकी वजह से? क्योंकि इस जमीन में जो सूक्ष्म जीवों की माया है वो उसकी आत्मा है। जब आप दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डाले, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए थिमेटेंजी डाले, तो कल्पना करिए किसी मिट्टी में मैं दीमक को मारने के लिए कोई इंसेक्टिसाइड डालता हूं और वो इंसेक्टिसाइड दीमक को मार पाने में सफल होता है, तो फिर ये भी तय हो गया कि उसने केंचुए को भी मारा होगा, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मारा होगा। तो माँ जिसको मैं जिंदा कहता हूँ वो तो माँ तो कोमा में चली गई। अब जब माँ कोमा में है और मैंने क्रॉप बो दी और क्रॉप को पोषण नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको क्या करता हूँ, नाइट्रोजन का छींटा मार के, डीएपी का छींटा मार के, पेस्टिसाइड का छींटा मार के उसको कहता हूँ माँ जग, मैंने फसल बोई है। तो बेचारी जगती है, आपकी फसल को कुछ देने का प्रयास करती है, लेकिन कितना, जितनी सामर्थ्य उतना तो दे पाएगी ना। ठीक है ना। तो ये जीवाणुओं के मर जाने से, जीवाणुओं के मर जाने से क्या है मित्र, ये जो घास है, तना है, पत्ती है, जड़ है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जो छूट जाता है, जो चीज खेत को छूट गई है वो डिकम्पोज हो जानी चाहिए, सड़ जानी चाहिए। सड़ाने का काम कौन करता है? ये जीवाणु, जिनको मैं मार चुका हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मित्र, जो लोग जिनकी उम्र 50 साल होगी वो उसको समझ पाएंगे। जब हम लोग लोटा लेके शौच क्रिया के लिए खेत जाते थे तो कहीं मल विसर्जित करके आते थे, अगले दिन फिर जब वहीं जाते थे तो क्या देखते थे
कि वो जो कल मल विसर्जित करके आए हैं वो तो मिट्टी में कन्वर्ट हो गया। आज भी वही आदमी है जिसने ये कहानी देखी है, ये घटना देखी है कि कल का मल आज मिट्टी में कन्वर्ट हो गया, वही आदमी वही आंखें आज ये देख रही हैं कि अब मल मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझना चाहता कि पहले किसी जमाने में मल मिट्टी बन जाता था, आज मिट्टी नहीं बनता। पहले इसलिए मिट्टी बन जाता था क्योंकि जमीन मेरी जिंदा थी, जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। आज वो मैंने मार दिए। तो जब मार दिए हैं तब प्रश्न आया जीवामृत का। अगर नहीं मरे होते तो जीवामृत की कोई कहानी पैदा ही नहीं होती। तो चूंकि मर गए हैं तो मुझे ये लॉन्च करने जमीन में फिर। तो लॉन्च कैसे होंगे, मिलेंगे कहाँ? जो जीवाणु मर गए वो कहाँ मिलेंगे? वो क्या किसी लेबोरेटरी में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मित्र, किसी भी साइंटिस्ट के पास इतना दिमाग नहीं है जो प्रकृति के पास जितनी माया उसको जान सके। इसलिए मैं कहता हूँ जंगल चले जाइए, जंगल में प्रकृति की संपूर्ण माया जिंदा है। जैसे मेरा ये जीवामृत है तो मैं जंगलों से लाया हूँ, जंगल की मिट्टी से बनाया, उसमें गोबर और गौमूत्र का कोई रोल नहीं है। कई बार कहता हूँ, कई लोग तो इस बात से नाराज हैं कि एक अच्छी खासी कहानी चल रही थी गौमूत्र गोबर की, और आप ये कहते हो गोबर गौमूत्र की जरूरत नहीं है। तो मैं फिर आज कहता हूँ कि जिसको ये यकीन हो कि गोबर में जीवाणु होते हैं, गौमूत्र में वो जीवाणु होते हैं जो सॉइल को जिंदा कर सकते हैं, वो मेरे सामने आकर के बातचीत कर सकता है। गोबर में जीवाणु हैं, गौमूत्र में भी जीवाणु हैं, आपके मल में भी जीवाणु हैं, आपके यूरिन में भी जीवाणु, लेकिन कौन से? जो आपके स्टोमक में पाचन की क्रिया में हेल्पिंग हैंड थे, वो यूरिन में और मल में वो निकलते ही निकलते हैं, बट उनका इस नेचर में अब कोई रोल नहीं रहता। तो जो जीवाणु मरे वो जंगल की मिट्टी में मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जंगल से मिट्टी ला करके बना लीजिए या मेरे यहाँ से ले करके बना लीजिए। तो ये दो सज्जन आज वही जीवामृत हमसे लेने आए हैं। ये जीवामृत आप जमीन में डालिए और पेस्टिसाइड डालना बंद कर दीजिए। कई बार किसान क्या करता है कि जीवामृत डाला, फिर उसके खेत में दीमक कहीं दिखाई दी, फिर अगले पड़ोसी ने कहा कि अरे राम आश्रय आपके खेत में तो दीमक लगा, फिर घबरा गया और फिर जाके क्लोरोपाइरीफास ले आया। तो ये तो 9 दिन चले 2.5 कोस। भाई एक तरफ आपने जीवाणु भी डाले, फिर जीवाणुओं को मारने के लिए फिर दवाई डाल दी। तो जो देश के किसान प्राकृतिक खेती की ओर लौटना चाहते हो, केमिकल फार्मिंग से ऊब चुके हों, और ऊब तो हर किसान चुका है, क्योंकि ये इतनी खर्चीली खेती हो गई है केमिकल वाली कि किसान को कुछ बचता नहीं है। तो आज तो तय है कि जो प्राकृतिक खेती की ओर जल्दी से जल्दी लौट जाएगा वो बचेगा, और जो केमिकल फार्मिंग में लगा रहेगा। आज कितने लोग आत्महत्या करते हैं किसान भाई, ये खेती में साहब घाटा हो गया। खेती घाटे का विषय है ही नहीं। मैं 2 चीज कहता हूँ, खेती घाटे का विषय नहीं है और खेती करोड़पति बनाने का भी विषय नहीं। जो कहता है खेती घाटे का विषय है वो मूर्ख, और जो कहता है खेती से करोड़पति बना जा सकता है वो मूर्ख। जब तक आप झूठ नहीं बोलेंगे, जगलरी नहीं करेंगे, तब तक आप करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़पति बनने का मुद्दा है कि आप धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। सर्वे भवतु सुखना सर्वे सन्तु निरामया का भाव है खेती का। जब आप सोचेंगे कि मैं सुखी रहूं, सब लोग चाहे बीमार हो जाएं, तो आप करोड़पति बनेंगे। लेकिन सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और मैं करोड़पति बन जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मैं बार बार कहता हूं खेती आनंद का विषय है, खेती खुशियों का विषय है, लेकिन खेती घाटे का विषय बिल्कुल नहीं है। बस इसको समझदारी के साथ करना है। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, खेती में बाजार से निवेश नहीं लाने, खेती में एक निवेश है, अपने कॉमन सेंस का निवेश डालिए, ठीक है ना। तो ये जो केला लगाए ना आप पूरे खेत में, और केला काटा, केले की फिर पेड़ी, सेकेंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप, अगेन केला, केला 1 साल लगा लेते ना, 1 साल की यील्ड ले करके जो 2-3 लाख रुपया बचे थे बचा लेते, फिर आप लालच से बैठ जाते, फिर चना बो लेते, 2 साल के बाद फिर केला लगाते, तो पनामा डिजीज नहीं आती। मैंने बोला ना, जहां कंटिन्यू नमी रहेगी और पेस्टिसाइड डालते रहोगे,
देश के किसान भाई समझे, जो किसान कंटिन्यू वेजिटेबल करते हैं, कंटिन्यू केला की खेती करते हैं, ऐसी अर्निंग वाली क्रॉप लेते हैं जो कंटिन्यू कर जाती है, उनके यहाँ जो भी बीमारी आई है, जो भी निमेटोड्स आ गए हैं, यानी समस्या लाइलाज हो चुकी है, उस समस्या का इलाज किसी सुरमा भोपाली के पास नहीं है। आपके कॉमन सेंस में है कि सॉइल के साथ इतना प्रेशर मैंने बना दिया है कि वो बेचारी क्या करे, ठीक है ना। तो आप ये जीवामृत ले जाइए और जीवामृत बनाइए, जीवामृत खेत में डालिए, लेकिन पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे। दूसरा, आप टमाटर की खेती करिए, ये जीवामृत जब भी डालेंगे तो जैसे किसी क्रॉप में बीमारी सॉइल से आती, जो सॉइल बोर्न डिजीज है, उसके साथ क्या है, जब आपका सीड जर्मिनेट हो रहा होता है या किसी पौधा लगाया तो पौधा जैसे ही रन करता है तो ऐसी बीमारी का फंगस रूट के साथ घुस जाता है पेड़ में और पूरे सिस्टम में अपनी ग्रोथ बना लेती। जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती, उसका सिम्टम्स ओपन हो जाता है। अब मित्र, कोई बीमारी जो प्लांट में हर सेल में, हर टिश्यू में व्याप्त हो चुकी, उसको आप ऊपर से दवा डाल के कैसे मार सकते हैं। लेकिन हमारे देश के एग्रीप्रेन्योर कहते हैं, किसान जब उनके पास जाता है कि भाई ये बीमारी, बोले ये दवा ले जाओ, ये बीमारी ये दवा ले जाओ, फिर किसान कहता है साहब वो लाभ नहीं मिला, बोले अच्छा दूसरी कंपनी दे देता हूँ, फिर बोले फिर लाभ नहीं, बोला तीसरी कंपनी दे देता हूँ। फिर वो किसान कभी जूता उतार लेता है बनिया के सामने, तो बनिया तो पनिया होता है, कहता चाचा अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम एक गांव में है, और बोले नहीं तो प्रॉब्लम तो सब में, बोले फिर क्या करें मौसम खराब है। समझ गया किसान भाइयों। तो देखो ये जो विज्ञान है खेती का, जीवामृत तो एक बात है ही है, दूसरा ये है कि हम लालच छोड़ दें और जमीन की जितनी हैसियत है, जमीन की आज अगर हैसियत 30 आने भर है, मतलब 16 आने की बजाय 4 आने भर की है, तो 4 आने भर का ही लालच करिए। जमीन की हैसियत 4 आने की है और आप 12 आना मांग रहे हो, तो जमीन कहाँ से दे देगी, ठीक है ना। तो एक सिस्टम है ना गिव एंड टेक का, आप जमीन को क्या देते हो। हम जमीन से इतना लेना चाहते हैं, मांगते हैं कि 50 कुंटल गेहूं दे दे 1 एकड़ में, हम मांगते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचा है जमीन को तुम देना क्या चाहते हो। तो जब भी देने का काम आता है तो बारिश का पानी आप बहा देते हो, खेत की मेड़ों के पेड़ काट डाले हो, उसमें ह्यूमस को डालते नहीं हो, बस 1 बोरी यूरिया 1 बोरी DAP ले ले और हमको 50 कुंटल गेहूं दे दे, ये तो नहीं चलेगा ना। तो इस नेचर में गिव एंड टेक का सिस्टम है, आप जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। और ये इंडस्ट्री नहीं है मित्र की लोहा बनाने वाली फैक्ट्री की, जितना हम स्क्रैप डाल देंगे उतना सरिया निकल जाएगा। ये इंडस्ट्री ऐसी है परमात्मा की, इसमें प्यार डालना है। वो कहते हैं ना परमात्मा भाव का भूखा है, परमात्मा यूरिया DAP का भूखा नहीं है, लड्डू का भूखा नहीं, परमात्मा भाव का भूखा है। तो ये चूंकि भूमि है, भगवान का पहला अक्षर है भूमि, और मिट्टी से मैंने जन्म लिया है, मिट्टी मेरी माता है, मिट्टी मुझको पालती है, मिट्टी में मिलना है। इस भाव के साथ कहीं मिट्टी को इतना खराब ना कर दें। भाई हम लोग दाह संस्कार करते हैं ना, जब कोई मर जाता है लकड़ी में जलाते हैं ना, ठीक है ना। एक दिन लकड़ी भी खत्म हो गई और सॉइल भी ऐसी मैंने कर दी कि आप 10 साल सड़ेंगे यहीं पर, 10 साल मरने के बाद यहीं पड़े रहेंगे, सड़ नहीं पाएंगे। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, माँ को तो इतना बलशाली बनाए रखो कि माँ संसार का सारा कारोबार करती रहे। तो माँ के साथ जो है छल कपट करना बंद कर दें किसान, मोहब्बत के साथ खेती करेंगे, जीवामृत डालेंगे, मेड़ बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे, बायोमास डालेंगे। माँ कुछ नहीं मांगती है, माँ कहती है मेरे अंदर का जीवन नष्ट न करो और मुझे जो चाहिए भोजन बायोमास। और शिव जी है ना धरती, शिव जी ने तब भी समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ विष पिया था, आज भी विष पीने को तैयार है कि बेटा जो कुछ तुम्हारा बच गया हो, जो तुम्हारे लिए अनुपयोगी हो, वो मुझको ला के दे दो, मैं तुमको अमृत के रूप में कन्वर्ट करके दे दूंगा। लेकिन हमने क्या किया, आज मैं विष आग लगा के या तो ब्रह्मा जी के पास भेज देता हूँ या तालाब में और नदी नालों में बहा देता हूँ। तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, उनको जब विष आप देते हैं तो वो नाराज होते हैं, जलाते हैं तो ब्रह्मा जी नाराज होते हैं।
और शिव जी का भोजन है, शिव जी को नहीं दिया तो शिव जी भी नाराज होते हैं। तीन ही देवी देवता हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, तीन देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों आज आपसे नाराज हैं। तो अगर हम धरती को विष देंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्मा विष्णु को नहीं देंगे तो वो भी नाराज नहीं होंगे, और धरती भी, मेरी शिव भी खुश हो जाएगा, मेरी खेती आराम से चलेगी। तो क्या समझे आप, खेती में लालच नहीं करना है। लालच बिल्कुल छोड़ देना है। जो माँ दे, वर्तमान परिस्थितियों माँ की जो हैसियत वो ले लो, और ज्यादा चाहिए तो माँ की हैसियत को इम्प्रूव करो। इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 रह गया वो 1% से ज़्यादा ले जाओ। माँ इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे, और आज भी माँ इतना देती है। एक चने का दाना कहीं फेंक दीजिए खेत में, आप चना बोएंगे, गेहूँ बोएंगे, एक ही दाना तो जमेगा। एक गेहूं के पौधे से मिनिमम 3-4 टिलर निकलेंगे, तो 4 बालियां बनेंगी। एक बाली में मिनिमम 40 बीज लगेंगे, तो 160 बीज निकलेंगे। एक दाना बोया और 160 दाना दिया, 4 महीने में धरती माता 160 गुना करके देने वाली है। लेकिन अभी 100 आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो 160 दाने जो मिले ना, 30 दाने तो जुताई में चले गए, 40 दाने फर्टिलाइजर में चले गए, फिर 50 दाने जो है इरिगेशन में चले गए, फिर वो उसमें चले गए। तो वो एक दाना जो है ना, आपको 9 या 10 दाना ही मिलता है। तो जब माँ मेरी समृद्धशाली होगी, उसको यूरिया देने की जरूरत नहीं है, यूरिया डीएपी देना ही नहीं है। माँ समृद्धशाली, उसको पानी 6 देना ही नहीं है। 4 जुताई करते हो, 4 जुताई करनी नहीं, इतनी समृद्धशाली हो गई, एक बार जोत के बो दो, बीमारी कोई लगती नहीं है। तो माँ जब रिच होती तो आपके सारे खर्चे खत्म, तो आपको 100 गुना मिल गया। तभी तो देश सोने की चिड़िया था। जब देश सोने की चिड़िया था तो क्या था? घर का बैल, घर का जमीन, अपना रहेंट, ना ट्यूबवेल, ना बिजली, ना पंप, ना सबमर्सिबल, ना यूरिया, ना डीएपी, ना पेस्टिसाइड, ना बीडीसाइड, ना फंजीसाइड। तो किसान 40 किलो चना बो देता था और 50 कुंटल चना काट लेता था, कोई खर्चा नहीं, तो उसको 49 कुंटल चना बचता था। आज 40 किलो चना बोएगा, फिर 2 बोरी डीएपी बोएगा, फिर 1800 का बीडीसाइड डालेगा, फिर इल्ली आ जाएगी तो 2000 रुपए का दवाई डालेगा, ठीक है ना, और 4 बार जुताई करेगा, फिर 1 किलोमीटर दूर से काला वाला पाइप बिछा के पानी लाएगा, पंपिंग सेट खरीदेगा, डीजल बर्बाद करेगा, तो सब चना तो वहीं चला गया। ठीक है ना। नमस्कार।